पहला टॉपिक है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। जो आवेश होता है उसका एक क्वांटीकरण का सिद्धांत होता है। आइए हम लोग समझते हैं कि क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है। तो जो आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत होता है, जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही आवेश भी स्थानांतरित होता है। तो जो आवेशों का किसी पदार्थ से या परमाणु से स्थानांतरण होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं, तो वह मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होता है। मूल आवेश क्या होता है? ई। उसके पूर्ण गुणज के रूप में आवेशों का स्थानांतरण मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होना ही क्या कहलाता है? आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। आइए इस बात को समझते हैं। जैसे हमने क्या बताया, आवेशों का स्थानांतरण मूल आवेश के पूर्ण गुणज, मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यही आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत है। क्वांटीकृत सिद्धांत है कि आवेशों का जो स्थानांतरण है मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मूल आवेश क्या होता है? हमारा ई होता है। तो हमने क्या बताया? मूल आवेश के पूर्ण गुणज, यानी जब भी आवेश स्थानांतरित होगा या तो 1e 2e 3e डॉट डॉट आप जितना लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कभी भी यह दशमलव या भिन्न के रूप में स्थानांतरित नहीं होता है। जैसे यदि कोई बोले नहीं आवेश जो है 2e स्थानांतरित हुआ है, ये संभव नहीं है क्योंकि ये पूर्ण गुणज नहीं है। हमेशा 1e 2e 3e के पदों में स्थानांतरित होगा। या कोई बोले कि जो हमारा आवेश है 2.5e के रूप में स्थानांतरित हुआ है, तो ये भी गलत है क्योंकि ये दशमलव के रूप में है और ये भिन्न के रूप में है। तो जो आवेश होता है, आवेशों का स्थानांतरण होता है मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में हमेशा होता है, दशमलव और भिन्न के रूप में नहीं होता है। तो आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या होता है कि आवेशों का स्थानांतरण मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यही आवेश का क्वांटीकृत सिद्धांत है। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ये था आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। अगला है आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण। मान लीजिए कोई वस्तु है, एक वस्तु है ए और एक दूसरी वस्तु है बी। इस पे मान लेते हैं हम Q1 आवेश है और इस पर Q2 आवेश है। यदि इनको किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेश स्थानांतरित होंगे। कुछ अगर इसमें अधिकता होगी या दोनों संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे, तो जोड़ने के बाद जो होगा प्रत्येक पर आवेश Q1 यानी दोनों के योगफल का आधा हो जाएगा, Q1 + Q2/2, और इस पर भी Q1 + Q2/2, यानी दोनों के योग का आधा हो जाएगा, दोनों पर बराबर आवेश हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग समझे यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 6, तो दोनों की योग का आधा हो जाएगा। तो आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है, दो आवेशित पदार्थों को यदि किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो प्रत्येक में जो आवेश होगा दोनों आवेश की योग का आधा होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। जैसे हम लोग समझें कि ये ए वस्तु है और ए बी है, ये क्या है? जोड़ने, तार से जोड़ने के पहले का है। तो यहाँ पर Q1 आवेश है और यहाँ पर Q2 है। ये जोड़ने के बाद है, चालक तार से जोड़ने के बाद का है। तो जो इस पे आवेश होगा Q1 + Q2/2
और Q1 प्लस Q2 बटे 2 दोनों पर बराबर आवेश हो जाएगा। तो आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत हुआ, आवेशों का पुनर्वितरण हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेशन की। कल हम लोगों ने यानी कि पिछले वीडियो में आवेशन क्या होता है, कोई भी पदार्थ कैसे आवेशित होता है, उसके बारे में चर्चा किया गया था, बात किया गया था और उस बारे में अच्छे से समझाया गया था पिछले वीडियो में। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आवेशन की विधियाँ, यानी जो परमाणु या पदार्थ होते हैं कितने तरीके से आवेशित हो सकते हैं, क्योंकि मूलतः उदासीन होते हैं, उनको आवेशित किया जाता है। तो जो आवेशन की जो विधियाँ होती हैं मुख्यतः 3 विधियाँ होती हैं। आवेशन की मुख्यतः 3 विधियाँ होती हैं, 3 तरीके होते हैं। उसमें से पहला है हमारा घर्षण, पहला है घर्षण, दूसरा है प्रेरण और तीसरा हुआ हमारा चालन। जो आवेशन होता है यानी किसी पदार्थ को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है वह 3 तरीके से होता है, या तो घर्षण करके उनको आवेशित किया जाए, या प्रेरण द्वारा आवेशित किया जाए, या तो चालन द्वारा संभव है। तो आइए समझते हैं हम लोग घर्षण से कैसे आवेशित करते हैं। मूलतः सभी पदार्थ उदासीन होते हैं और जब किसी उदासीन 2 पदार्थ, मान लीजिए एक ये पदार्थ है और ये दूसरा ये है, यदि इनको आपस में इनका घर्षण करेंगे, आपस में इनको रगड़ेंगे, तो या तो इसमें से कुछ आवेश इसमें जाएंगे या इसका इसमें से आएगा। अब ये नहीं फिक्स है कि कौन पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, लेकिन आवेशित हो जाएंगे। अब हो सकता है ये पॉजिटिव हो जाए ये नेगेटिव हो जाए, या हो सकता है ये पॉजिटिव हो जाए या ये नेगेटिव हो जाए। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में या तो कमी हो जाए या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, दोनों कंडीशन में वस्तु आवेशित होती है। जब या तो ऋणावेशित होगी या तो धनावेशित होना है आवेशन, ठीक है। तो घर्षण द्वारा आवेशन संभव है इस तरीके से। अब आइए, अच्छा घर्षण से एक बात और समझना है कि जब भी बारिश के मौसम में आकाशीय बिजली गिरती है तो वहाँ पर बादलों का आपस में घर्षण होता है और घर्षण से आवेशों का उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होते हैं और आवेश उत्पन्न होने से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये मान्यता है कि भगवान के द्वारा सोने की कुल्हाड़ी गिराई जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने के लिए होता है। वास्तव में बादलों का आपस में घर्षण होता है और घर्षण से ही विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो घर्षण से ही आकाशीय बिजली का गिरना भी संभव होता है, वहाँ पे आवेश उत्पन्न होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं अब प्रेरण क्या होता है, प्रेरण के द्वारा वस्तु कैसे आवेशित होती है। तो यदि मान लीजिए एक कोई वस्तु है, हमने बताया सभी वस्तु में प्लस माइनस सभी प्रकार के आयन होते हैं, या तो धनायन होगा या तो ऋणायन होगा। और दूसरी वस्तु में मान के चलते हैं एक तरफ केवल प्लस प्लस एडजस्ट हुए हैं, एक तरफ माइनस माइनस। तो अब इसको समझिए प्रेरण के द्वारा कैसे संभव है। एक वस्तु आवेशित है दूसरी आवेशित नहीं है, ये भी अगर समझिए तो ये भी उदासीन है और ये भी, लेकिन इसमें जो आवेश हैं ये मान के चला जा रहा है कि आवेशित हैं, यानी इस पर इलेक्ट्रॉनों की मान के चलते हैं अधिकता है या परमाणु प्रोटॉनों की अधिकता है। तो यहाँ पे ये इसको हम आवेशित मान के चलते हैं, ये उदासीन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पदार्थ है, इस पे जितने उदासीन अवस्था में जितने ऋण आयन होंगे उतने ही प्लस धन आयन होंगे। तो ये अपने हिसाब से अगर यहाँ पर प्लस आयन है धन आयन है तो अपने हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा, ये प्लस वाला इधर हो जाएगा और ये माइनस इधर, क्योंकि इसे माइनस की जरूरत है, प्लस वाले को ये प्रतिकर्षित कर देगा, क्योंकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो ये जो है प्रेरण के द्वारा ये भी आवेशित हो गया, लेकिन किसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा, ये पहले से आवेशित था। तो ये घटना हुई प्रेरण के द्वारा। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि आप एक पेन लीजिए और उसको अपने बाल में रगड़िए और कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए और उसके पास जब ले जाएंगे तो कागज़ का टुकड़ा उस पेन से चिपक जाएगा, क्योंकि वो पेन जो है आवेशित हो चुकी है और कागज़ का टुकड़ा आवेशित नहीं था, लेकिन वो प्रेरण के कारण प्रेरित से आवेशित हो गया, उसमें प्रेरणा आ गई आवेशन होने की, ठीक है। तो
घर्षण के द्वारा कैसे आवेशित किया जाता है, प्रेरण के द्वारा कैसे किया जाता है, दोनों बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग समझेंगे चालन के द्वारा। तो मान लीजिए चालन के द्वारा एक आवेशित वस्तु को किसी दूसरी आवेशित वस्तु से जब हम जोड़ देते हैं वायर के माध्यम से, तार के माध्यम से, तो एक आवेशित वस्तु दूसरी उदासीन वस्तु को भी आवेशित कर देती है। जैसे मान लीजिए एक तार है, वायर है, तो दूसरे तार में लाइट करंट आ रहा है, तो उसको जब दूसरे तार को जोड़ देते हैं तो वो भी आवेशित हो जाता है, उसमें भी करंट चलने लगता है। यानी चालन के द्वारा एक दूसरे से स्थानांतरण हुआ है, तो ये चालन के द्वारा संभव हुआ है। घर्षण, प्रेरण और चालन 3 विधियाँ होती हैं आवेशित होने की। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। उसके बारे में क्या पढ़ा गया? ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित की जाती है। आइए यहाँ पर समझते हैं आवेश संरक्षण का क्या सिद्धांत है, इसके बारे में क्या नियम है, क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो यहाँ भी वही है, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश जो है न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। हमने क्या बताया? आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा के लिए क्या बताया गया? ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पर आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि फिर आवेश वस्तु आवेशित कैसे की जाती है? यदि आवेश नहीं उत्पन्न किया गया तो आवेशित कैसे? अभी हमने बताया कि जो भी वस्तु होते हैं मूलतः उदासीन होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आवेश तो वही है, या तो दूसरी वस्तु में वही आवेश चला जाएगा या दूसरी वस्तु से आ जाएगा, अलग से आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है कि यहाँ पर ब्रह्मांड में एक्स्ट्रा आवेश की ये हमने आवेश उत्पन्न किया है, ये आवेश इस पदार्थ में हम डाल रहे हैं, किसी दूसरी वस्तु से ही दूसरे वस्तु में जाएगा या दूसरी वस्तु से दूसरी वस्तु में आएगा। अलग से ये नहीं कि ये अकेला आवेश है, ये इस पदार्थ में डाला गया है, ऐसा संभव नहीं है। इस बात का मतलब यही हुआ, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी जो पदार्थ में रहता है उसी में एडजस्ट किया जाता है, किसी में बढ़ा दिया जाता है, इससे जा करके दूसरे में चला जाएगा, दूसरे से इससे में आ जाता है, यही प्रक्रियाएँ होती हैं। तो आवेश संरक्षण का मतलब यही हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश जो है, परीक्षण आवेश ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं आता, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत आता है कि ये परीक्षण आवेश वहाँ पर रखा हुआ है, इसके द्वारा उत्पन्न क्षेत्र बताइए। तो इस पर ज़्यादा डाउट रहता है कि परीक्षण आवेश क्या होता है। तो जो हमारा पहली बात ये समझिए कि परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा धनात्मक होता है। इस बात को मानकर चलिए कि परीक्षण आवेश का नाम ही है परीक्षण करने के लिए, ये परीक्षण आवेश है और इसका अन्य किसी दूसरे आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, होता है हमेशा पॉजिटिव और अन्य किसी दूसरे आवेश पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि न्यूमेरिकल में अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपको सरलता होगी। ये समझिए कि अगर कभी भी परीक्षण आवेश आएगा तो उसको हम पॉजिटिव मान के चलेंगे, धनात्मक, और अन्य किसी दूसरे आवेश पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत हुआ। और अब हम लोग समझेंगे विद्युत बल। विद्युत बल क्या होता है? पिछले वीडियो में बताया गया कि जो विद्युत बल होता है आवेशों के कारण उत्पन्न होता है और आवेश घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। आवेश घर्षण के कारण उत्पन्न होता है और आवेश के कारण विद्युत बल उत्पन्न होता है। हमने बताया दो आवेशों के बीच या तो प्रतिकर्षण होगा या तो आकर्षण। तो आवेशों के द्वारा
या दो आवेशों में आपस में आकर्षण बल उत्पन्न होगा या तो प्रतिकर्षण। यदि समान आवेश रहेंगे तो उनमें प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। जो वैद्युत बल उत्पन्न होता है दो आवेशों के मध्य उत्पन्न होता है, दो आवेशित वस्तुओं के बीच उत्पन्न होता है। यदि समान प्रकार के आवेश हैं यानी दोनों प्लस प्लस हैं तो प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा, या दोनों माइनस माइनस हैं तो भी प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। जब विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो वहाँ पर आकर्षण बल उत्पन्न होगा। आकर्षण बल, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल, यहाँ पर आकर्षण वैद्युत बल बोलिए या प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल। वैद्युत बल में दो पार्ट होते हैं, या तो प्रतिकर्षण होगा या तो आकर्षण होगा। जब समान प्रकार के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा, और जब विपरीत या तो माइनस और प्लस हो तो भी आकर्षण, या प्लस और माइनस है तो भी आकर्षण बल उत्पन्न होगा। यानी विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण वैद्युत बल और समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण वैद्युत बल उत्पन्न होता है। तो ये हुआ विद्युत बल या विद्युत बल भी बोलते हैं इसको। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम जी ने आवेशों से संबंधित यानी दो आवेशित वस्तुओं के बीच वैद्युत बल उत्पन्न होता है। जो कूलाम का नियम है, दो आवेशित वस्तुओं के बीच जो वैद्युत बल लगता है उसके लिए कूलाम जी ने एक नियम दिया है, एक सूत्र दिया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम जी ने बताया है कि यदि दो आवेशित वस्तुएं हैं तो उनके बीच वैद्युत बल उत्पन्न होता है, या तो प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा या तो आकर्षण। तो उन्होंने बताया कि जो दो आवेशित वस्तुएं होती हैं उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही नियम उन्होंने बताया, और इसी नियम क्या बोलते हैं हम लोग, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी नियम हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम। तो आइए हम लोग, उन्होंने क्या सूत्र दिया है, इससे निष्कर्ष क्या निकला है, तो सूत्र का हम लोग निगमन कर लेते हैं। तो मान लीजिए दो वस्तुएं हैं ए और बी। दो वस्तुएं हैं ए और बी। ये वस्तु है ए, ये है बी। इस पर मान चलते हैं Q1 आवेश है और इस पर Q2, और इनके बीच की जो दूरी है R है। दो आवेशित वस्तुएं हैं, इस पर Q1 आवेश, इस पर Q2। मान के चलते हैं Q1 आवेश है और इस पर Q2 आवेश है, और ये एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच की दूरी कितना है, R मीटर सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन में डिपेंड करता है कितना रखा जाएगा। R दूरी मान करके चलते हैं। तो कैसे लिखेंगे, माना दो आवेशित वस्तु एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। R दूरी पर स्थित हैं, जिनमें क्रमशः या जिन पर क्रमशः Q1 तथा Q2 आवेश है, और इनके बीच माध्यम Y या निर्वात मान के चलते हैं। तो हमने कूलाम जी ने क्या नियम बताया था, ध्यान से समझिएगा। उन्होंने बताया कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के, आवेश Q1 और Q2 हैं, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये अनुक्रमानुपात का चिन्ह होता है, ये चिन्ह अनुक्रमानुपात का होता है। तो उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा
उनके बीच की दूरी क्या है, r है। उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम का मतलब 1/r के रूप में हमें लिखना है। हर जिसका व्युत्क्रम होगा उसको हम लोग हर में लिखेंगे। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम लोग, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2/r²। ये समीकरण अनुक्रमानुपात का चिन्ह ये भी है और ये भी है। तो जो अंश में है अंश में हो गया, जो हर में है हर में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाया जाता है। तो अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाने के लिए बराबर का चिन्ह लगाते हैं और एक नियतांक रखते हैं जो कि यहाँ पर क्या माना गया, k। तो k Q1 इंटू Q2/r²। Q1 इंटू Q2/r²। तो ये हुआ हमारा कूलाम का नियम। लेकिन यहाँ पर जो है k का मान कितना होगा, जो k है k का मान होगा 9 × 10⁻9 होता है, जिसको सुविधा के लिए क्या लिखा जाता है 1/4πε0 और Q1 इंटू Q2/r² ये पूरा सूत्र होता है। तो यहाँ पर k का मान लिखा जा रहा है, तो 9 × 10⁻9 लिखिए या 1/4πε0 लिखा जाता है। तो यानी जब हम लोग फार्मूला लिखेंगे F के लिए तो हमें क्या मिला, यह बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। ये हमारा हुआ मेन फार्मूला कूलाम का नियम। कूलाम जी ने जो नियम दिया उसका फार्मूला क्या है, दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल का ये सूत्र है। यह बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। हमने क्या बताया, यदि उनके बीच माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात, यदि उनके बीच कोई दूसरा माध्यम आ जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं k, जहाँ पर k किसी माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।